हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाववाद, फैविज्म, जो 1905 में स्टार्ट हुआ, 1907 के अंदर ख़त्म हो गया। यह कोई विशिष्ट शैली नहीं थी और न ही कोई इनके कुछ निश्चित सिद्धांत थे। वे कलाकार जो थे पूर्ववर्ती शैलियों की दास्ता से मुक्त होना चाहते थे। प्रत्येक फाव चित्रकार ने अपने व्यक्तित्व के अनुकूल अंकन पद्धति से कला का सृजन किया और इसी कारण इन सबकी अंकन पद्धति में हमें भिन्नताएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। फाववाद क्रांतिकारी कलात्मक दृष्टिकोण मात्र था। 1905 में पेरिस में, सलोदोतान में मातिस, मार्क्वे, रूओ, देरे, ब्लामाक, फ्रेस आदि कलाकारों ने अपने चित्रों की प्रदर्शनी की। इन सब नव कलाकारों ने बिल्कुल नए व अनोखे ढंग से अपने चित्रों को बनाया। इस प्रदर्शनी को जिस कक्ष में लगाया गया था, इन कलाकारों के चित्र रखे गए थे। उस कक्ष में मूर्तिकार मार्क्वे की 14वीं शताब्दी की शैली में बनाई एक छोटे बच्चे की शीर्ष की मूर्ति भी रखी गई थी। तो नई चीज़ों का एक्सपेरिमेंट और ये पुरानी मूर्ति देखकर कला समीक्षक लुइस वॉक्सेल ने इन्हें कहा कि देखो, जंगली जानवरों के बीच दो ना तले, यानी उन्होंने इनको फाव कहा, जंगली जानवर नाम से भी संबोधित किया, क्योंकि इनके चित्रों में, इनके रंगों में कोई तालमेल नहीं था। तो सिर्फ अपने हिसाब से हर एक कलाकार ने अपने चित्र बना रखे थे, कोई पुरानी शैली नहीं थी, इसलिए इनको फाव और जंगली जानवर कहा गया। जेबी हॉल ने इनकी आलोचना करके कहा कि यह दृष्टि दोषपूर्ण चित्रण व रंगों का पागलपन, मनमोज इन्हें कह सकते हैं। मॉरिस दैनी के अनुसार यह था कि यह एक ऐसा चित्रण है जिसका कोई बाह्य लक्ष्य नहीं है, यह केवल विशुद्ध चित्रण है। इन कलाकृतियों में कोई व्यक्तिगत विचार, दर्शन या कथन नहीं है। ये चित्रकार वस्तु निरपेक्ष की खोज में हैं, किंतु इस विशुद्ध खोज की एक मर्यादा है, वह है व्यक्तिगत सृजनशील भावना व उसकी अभिव्यक्ति। यानी इन चित्रकारों की काफ़ी आलोचना की गई। इनकी मुख्य विशेषता ये रही कि इन्होंने चमकीले विशुद्ध रंगों का प्रयोग किया, आवेशपूर्ण तुलिका संचालन व ऐंठनदार स्पष्ट बाह्य रेखा में चित्र बनाए। इन कलाकारों के चित्रण की विशेषता थी वह इन्हें भावनाओं से मुक्त करने का साधन मानते थे। आकारों के सरलीकरण से रंगों के चमकीलेपन पर इन्होंने अधिक बल दिया। 1906 में फाव की दूसरी प्रदर्शनी लगी, जिसमें मातिस का जीवन का आनंद चित्रित करके फाववाद को अंतिम रूप प्रदान किया गया। इस तरह से फाववादी जो कलाकार थे, उन्होंने अपने हिसाब से कलर्स लगाए और अपने हिसाब से उन्होंने काम किया। फाव चित्रकारों ने आकारों के सरलीकरण से रंगों के चमकीलेपन पर अधिक बल दिया। ये चित्रकार जिस माध्यम को अपनाते उसे सरल और सुलभ रूप में प्रयुक्त करते थे। चित्रकारों में कई व्यक्तिगत विशेषताएं समान रूप से थीं। इन सब आर्टिस्टों में एक करीब सभी आर्टिस्ट जो थे सुदृढ़ व मजबूत शरीर के थे। साहित्य या काव्य में विशेष रुचि ये लोग नहीं रखते थे। स्वाभाविक संगीत प्रेम था, कुछ तो बहुत अच्छे वादक भी थे। गोगा और वान गो भी इनसे प्रभावित थे। गोगा की कला ने रंगों के काव्य और प्रतीकात्मक महत्व की प्रेरणा इनको दी। वान गो ने इनको आत्मिक अभिव्यक्ति व भावात्मक अंकन प्रदान किया। इस तरह से माना कि कलाकार का व्यक्तिगत विचार, भावना और सिद्धांतों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फाव कला में घनत्व के महत्व का कोई भी स्थान नहीं था। इन सबका ध्येय व कलात्मक अनुभूति के विचार से ही ये चित्र बनाया करते थे। इन सब के चित्र बहुत ही अलग अलग दिखाई देते थे, क्योंकि इनमें सबकी अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति बहुत तीव्र थी। लेकिन फाववादियों की यह निरुद्देश्य स्वतंत्रता अधिक समय तक नहीं रही, क्योंकि इनकी कलात्मक विशेषताओं में कोई भी साधारण बात नहीं थी। और दूसरी तरफ कला क्षेत्र में नए नए आंदोलन जोर पकड़ रहे थे। सेजा की कला, लोक कला, रूसों की सहज सिद्ध कला, ऐसे कई सारी चीज़ें इनको आकर्षित कर रही थी कलाकारों को। तो इन लोगों ने ज़्यादा टाइम तक इस वाद में काम नहीं किया।
कुछ ने फाव रंग संगति में आकर्षक मानव चित्रण कर उसे लोकप्रिय बनाना चाहा। केवल मार्तिस और ब्लामाक व दूफी ने फाव अंकन पद्धति को सृजनशील व अर्थपूर्ण बनाया। 1907 में फ्रांस में फाववाद समाप्त हो गया। 1908 के बाद फाव चित्रकारों ने व्यक्तिगत विचारों के अनुकूल भिन्न दिशाएं अपनाई और फाववाद का अन्य देशों पर भी प्रभाव पड़ा। कई कलाकारों ने मिलकर एक कला मंडल की स्थापना की जिस पर फाव कला का घनिष्ठ प्रभाव पड़ा। यानी आधुनिक कला और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के लिए फाववादी कलाकारों ने एक महत्वपूर्ण कार्य किया।